झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही खाना, झूठ चबेना। नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम और मैं बात कर रहा हूं भारत के रिटायर हुए सीजीआई बी.आर. गवई की, जिन्होंने जब पहली बार शपथ लेने के बाद भाषण दिया था तो उसमें भी बहुत सारे झूठे वादे किए गए थे। और अब जब उन्होंने विदाई भाषण दिया तो इसमें बहुत सारे झूठे दावे कर दिए गए। यानी पहले झूठे वादे थे और अब झूठे दावे हैं। सबसे बड़ा झूठ उन्होंने बोला जजों की नियुक्ति को लेकर, जो कॉलेजियम के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुश्किल से 10 से 20% जज ही जजों के रिश्तेदार हैं। जबकि इसकी सबसे बड़ी हकीकत तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के नामों की लिस्ट को देखने से समझ में आती है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो 34 जज बैठे हुए हैं, बी.आर. गवई के रिटायर होने के बाद 33 रह जाएंगे। उनमें से कम 20 ऐसे हैं जो डायरेक्टली बड़े नेताओं, जजों या बड़े वकीलों के बेटा बेटी रिश्तेदार हैं या फिर बड़े वकीलों के चेले चपाटे हैं। आने वाले जो 6 सीजीआई हैं वो सब के सब इसी नेपोटिज्म से आए हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों में ये स्थिति है तो हाई कोर्ट में क्या हाल है ये हम आपको बार बार बता चुके हैं। खुद सीजीआई गवई ने अपने भतीजे को हाई कोर्ट पहुंचाया, अपने चेले को पहुंचाया, अपने गुरु के बेटे को पहुंचाया। वही सीजीआई बी.आर. गवई ये कहते हुए नजर आए कि कॉलेजियम से अच्छी व्यवस्था हो ही नहीं सकती। साथ में उन्होंने तमाम दूसरे झूठ भी बोले। उन्होंने कहा कि हम न्यायिक स्वतंत्रता के तहत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार के जो काम है उन पर जुडिशरी अगर नियंत्रण नहीं करेगी तो फिर सरकार कुछ भी कर सकती है। ये सब कहने की कोशिश भी उन्होंने की और ये सब वो कह रहे थे संविधान के अनुरूप काम करने के तहत। यानी जिस तरीके से बी.आर. गवई ने अपना चार्ज संभाला था, उसके बाद ये कहा था कि कुर्सी दिमाग में नहीं घुसनी चाहिए। ऐसा लगता है कि उनके 6 महीने के कार्यकाल में कुर्सी दिमाग में घुसी ही नहीं बल्कि जमकर बैठ भी गई थी। यही वजह थी कि जाते जाते तो उन्होंने सरकार से सीधे टकराव मोड़ ले दिया था। सरकार की रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने एक मामले की सुनवाई 2 जजों की बेंच के द्वारा ही की, जबकि अटॉर्नी जनरल ने उस पर संवैधानिक प्रश्न उठाया था और ये कहा था कि इसकी सुनवाई संवैधानिक पीठ के द्वारा होनी चाहिए थी। सबसे बड़ा मामला यशवंत वर्मा को लेकर था और अब उनके कार्यकाल का ये सबसे बड़ा धब्बा भी है कि उन्होंने एक भ्रष्ट जज के खिलाफ एफआईआर की परमिशन नहीं दी। बुलडोजर को लेकर भी वो तमाम बातें करते रहे और अपने अंतिम भाषण में भी उन्होंने यही कहने की कोशिश की कि संविधान की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं और मैंने संविधान को सर्वोच्च रखने की कोशिश की है। ये जुडिशरी की एक, आप समझ लीजिए कि जैसे किसी फिल्म का अभिनेता होता है, वो डायलॉग बड़े अच्छे मारता है और दिखता भी अच्छा है, लेकिन वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। उसी तरीके से हमारे देश के नेता भी हुआ करते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जो अभिनय वाली चीज है वो जुडिशरी में बहुत अंदर तक घुस गई है। हमारे जो जजेस हैं वो भी सफल अभिनेता कहे जा सकते हैं। अभिनेता वही है कि जो कह रहा है और जो कर रहा है वो वास्तविकता अगर नहीं है तो ये अभिनय है और ज्यादातर जज यही अभिनय करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। वो दावे तो करते हैं संविधान की सर्वोच्चता के, दावे तो करते हैं जनता के हितों के, लेकिन जनता के हितों और संविधान की सर्वोच्चता से उनका कोई लेना देना नहीं है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये असंवैधानिक कॉलेजियम व्यवस्था है जिसके माध्यम से ये लोग वहां पहुंचते हैं। बी.आर. गवई ने यह भी कहने की कोशिश की कि वो वहां पहुंचे हैं डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, लेकिन इसमें उससे भी बड़ा रोल ये है कि उनके ऊपर जिन मेंटर्स का हाथ रहा, जिस पृष्ठभूमि से वो आए, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भी इस बात के दावे किए थे कि वो एक झुग्गी झोपड़ी में रहकर पले बड़े हुए और वहां से यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि उनके पिताजी उनके जन्म के 2-3 साल के भीतर ही एमएलसी बन गए थे।
बाद में विधायक बने, सांसद बने, राज्यपाल भी बने, तो फिर वो अपने आप को इस तरीके से बहुत ज्यादा दीनहीन दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्यों सहानुभूति लहर अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन जनता है, सब कुछ जानती है, और उनके कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं हैं वो भी सबको याद रहेंगी। वो अपनी अमिट छाप छोड़ सकते थे। जो कुर्सी उन्हें मिली थी, किसी भी वजह से मिली थी, एक बार जब आपको पद मिलता है उसके बाद अगर उसकी गरिमा का आप सम्मान करते हैं, उसके अनुरूप काम करते हैं, तो निश्चित ही आपके पास बड़ा मौका होता है कि आप इतिहास में अपना नाम अमिट शब्दों में लिख जाएं। लेकिन गवई साहब ऐसा नहीं कर पाए, बल्कि वो विवादों में रहने में ही ज्यादा दिलचस्पी दिखाते रहे। देश विदेश में जाकर, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उस पर जिस तरीके के कटाक्ष और टीका टिप्पणियां उन्होंने की, उसकी वजह से लोगों की नजर में उनकी जो छवि थी, सुप्रीम कोर्ट की जो छवि थी, उसको गिरने का ही एक ग्राफ दिखा, चढ़ने का नहीं। दूसरे भी कई सारे मामले आए। पारदीवाला ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए कई फैसले दिए, जिनमें हस्तक्षेप बी.आर. गवई को करना पड़ा। और भी दूसरी चीजें हैं। तो बी.आर. गवई जिस परंपरा से आए, उसी परंपरा को बचाने की कोशिश करते हुए वो अपने अंतिम भाषण में दिखे। वो कॉलेजियम का बचाव जिस तरीके से कर रहे थे, जिसमें अच्छाइयां बताने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कॉलेजियम ही आज देश की जुडिशरी के गिरे हुए स्तर का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। वैसे तो हमारे देश की जो जुडिशरी है, ये जब से बनी है, तब से जिन उद्देश्यों के लिए ये बनी थी, उन्हीं को पूरा करती हुई अब तक नजर भी आ रही है। भारतीय जुडिशरी अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था को, अपने शासन को कायम रखने के लिए बनाई थी। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जेलों में रखना है और उनको सजा देनी है। बाद में जब देश आजाद हुआ, जुडिशरी के सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ, कानूनों में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ चेहरे बदल गए थे। और वो जो चेहरे बदले थे, वो कुर्सियों पर बैठे चेहरे बदले थे, लेकिन बार यानी कि वकीलों के तौर पर जो चेहरे थे, वो वही पुराने लोग थे जो उस परंपरा को पिछले 77-78 सालों से अब तक ढो रहे हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी जुडिशरी का मुख्य उद्देश्य जो दीनहीन जनता है, उसको जेलों में डालना ही है, उसको न्याय देना नहीं है। पीड़ितों को न्याय देने के बजाय ये जुडिशरी अपराधियों के बचाव के रास्तों को ज्यादा अच्छी तरीके से देख पाती है। वकीलों की उन दलीलों पर ज्यादा ध्यान देती है, जिन दलीलों के माध्यम से ये वकील अपराधियों, बेईमानों, देशद्रोहियों और गद्दारों को बचाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जुडिशरी उन्हीं सिद्धांतों को अपनाती है जो विदेशों में चला करते हैं। विदेशों के जो अच्छे सिद्धांत हैं, जो प्रोग्रेस हुई है विदेशों की जुडिशरी में, उसको ये अपनाते नहीं है। और भारतीय जो प्राचीन न्यायिक व्यवस्था है, उससे तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है। अगर इनका उससे लेना देना रहा होता, तो आज भारत में आए दिन जिस तरीके से बड़े बड़े बेईमानों, चोरों, हत्यारों, आतंकवादियों को जमानतें मिलती है, वो सब नहीं मिल रही होती। क्योंकि हमारे यहाँ न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत है दुर्जनस्य दंडम, यानी कि अपराधियों को हर हालत में दंड मिलना ही चाहिए। अगर अपराधियों को दंड नहीं मिलता है, तो ये पंच या फिर न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी है। और वही दिखाने की कोशिश हमारी जुडिशरी करती हुई नजर आ रही है। वो तो जमाना बदल गया है, सोशल मीडिया आ गया है। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और उसके माध्यम से वो इन लोगों की कारगुजारियों को अब अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। नहीं तो पिछले 75 सालों तक इन लोगों ने जिस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक डर की तलवार लोगों को दिखाई थी, उसकी वजह से न कोई अखबार इनके खिलाफ बोलता था, न बड़े चैनल इनके खिलाफ बोला करते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है और उसकी वजह से जनता के अंदर से इनका डर इतना ज्यादा खत्म हो गया है कि जब बी.आर. गवई ने भगवान विष्णु पर एक टिप्पणी की, तो उसका जवाब भी एक वकील ने ही दिया और ऐसी हरकत कर दी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उस सब के कारण थे, कारण, और कह सकते हैं कि कार्य से कारण का संबंध था, और उसकी वजह से और ज्यादा रायता ना फैले, इसलिए बी.आर. गवई ने और जो
अब सीजेआई आए हैं सूर्यकांत शर्मा जी, उन्होंने कोशिश की कि उस मामले को दबा दिया जाए। अटॉर्नी जनरल के परमिशन देने के बाद भी राकेश किशोर के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस नहीं चलाया गया। लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है देश की जनता के अंदर से इन जजों का जो एक कह सकते हैं कि बनावटी डर था वो लगभग खत्म हो गया है। तो इन लोगों को अब ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो कहते कुछ है करते कुछ हो है तो जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। इन जजों को यह भी समझना चाहिए था कि ज्यूडिशरी अलग है। ज्यूडिशरी में रहकर अगर आप भाषणबाजी करेंगे तो उससे आपकी छवि में निखार नहीं आएगा, बल्कि आपकी छवि को बट्टा ही लगेगा। वी.आर. गवई साहब को यह सोचना चाहिए था जब वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। पद लेने के बाद उन्होंने जिस तरीके का व्यवहार किया, ऐसा लगता है कि अपने पूर्ववर्ती संजीव खन्ना के शब्दों को भी वो भूल गए थे। संजीव खन्ना ने अपने जो विदाई भाषण था उसमें बहुत अच्छी सीख दी थी वी.आर. गवई को। उन्होंने ये कहा था कि जो जनता का सम्मान है ये थोपा नहीं जा सकता है, बल्कि इसको कमाना पड़ता है। कमाने का मतलब है कि जनता के हित में काम करने पड़ते हैं। जनता के जो हित है, जनता की जो सोच है, उसके अनुरूप काम करने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि वी.आर. गवई अपने पूर्ववर्ती सीजेआई संजीव खन्ना के संदेश को सही तरीके से नहीं ले पाए। उन्हें लगा कि जनता का सम्मान कमाने के लिए भाषण देने से अच्छा कोई रास्ता नहीं है, और उन्होंने कार्यभार संभालते ही जोर जोर से बड़े बड़े भाषण देने, बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनकी जो पूरा का पूरा जो सोच थी, जो महत्वाकांक्षा थी, वो लोगों के सामने उजागर हो गई। वो उन अपनी गलतियों को भी सुधार सकते थे, लेकिन गलतियां सुधारने की बजाय वो उन अपनी गलतियों को अपनी उपलब्धि बताने से भी पीछे नहीं हटे। जिनमें दो बड़े फैसले जिनको उन्होंने बहुत ज्यादा भुनाने की कोशिश की, एक था बुलडोजर का फैसला। बुलडोजर की जो एक नीति थी उत्तर प्रदेश सरकार की, उसकी वो कमियां गिनाने लगे, लेकिन उसके बाद में उनके ही फैसले में, उनके ही द्वारा बनाई हुई गाइडलाइंस की वजह से पूरे देश में बुलडोजर चलने का रास्ता भी साफ हुआ। लेकिन वो इसको अपनी जीत बताने की कोशिश करते हुए नजर आए और उत्तर प्रदेश सरकार को या दूसरे ऐसे राज्यों की सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हुए भी नजर आए। दूसरा, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात बहुत करते थे, व्यक्तिगत गरिमा की बात बहुत करते थे, और इसी के तहत उन्होंने राहुल गांधी की सजा भी निलंबित की थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ पाए और भारत के विपक्ष के नेता भी बन पाए। लेकिन उन्होंने नेता बनने के बाद जो कुछ किया है, देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं का जो अपमान किया है, उसके लिए अगर राहुल गांधी दोषी है तो उतने ही दोषी वी.आर. गवई भी कहे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक अपराधी को छोड़ते हैं तो फिर अगर वो अपराधी आगे जाकर जितने अपराध करेगा, वो सब अपराधों की बजाय वो अपराधी तो होगा ही, उसे छोड़ने वाला भी होगा। भारतीय परंपरा में गलत व्यक्ति का साथ देने वाला भी गलत ही होता है, चाहे वो चारित्रिक रूप से खुद स्वयं में कितना भी अच्छा क्यों ना हो। जिस तरीके से सोनिया गांधी के जो मंत्रिमंडल था, उसके जो दूसरे नेता थे, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था, मनमोहन सिंह को उस भ्रष्टाचार के दागों से आप बेदाग नहीं कह सकते हैं। जितना भ्रष्टाचार मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ था, वो यही कहते थे कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, लेकिन उन सबके भ्रष्टाचार मनमोहन सिंह ही माने जाते हैं, क्योंकि वो सरकार के मुखिया थे और उन लोगों का साथ दे रहे थे। उसी तरीके से दूसरे जितने भी अपराधी हो, तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग हो, तीस्ता को जमानत देने का काम भी वी.आर. गवई ने किया था। और ये मेन स्ट्रीम का जमाना नहीं है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। इसमें आपके जो विवादास्पद मुद्दे हैं, जो आपने गलत फैसले लिए, पहले उन पर चर्चा की जाएगी। कुछ अच्छे फैसले अगर आपने गलती से कर भी दिए हैं तो वो बाद में ही आएंगे।
हमें तो याद नहीं पड़ता कि बी आर गवई ने कोई बहुत अच्छा जनता के हित का फैसला दिया हो, लेकिन वो अपने हर फैसले को जो न्यायिक स्वतंत्रता है उसके लिए जरूरी बताते थे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जरूरी बताते थे, व्यक्तिगत गरिमा के लिए जरूरी बताते थे। लेकिन वास्तव में वो भारत की जो सुरक्षा है, एकता अखंडता है, उसके लिए खतरे उत्पन्न करने वाले लोगों के ही संरक्षक के तौर पर याद रखे जाएंगे। और अपने झूठे दावों से वो चलते चलते जिस तरीके की एक मिसाल पेश करके गए हैं, उससे तो और ज्यादा इस जुडिशरी का जो एक तंत्र है वो आगे जाकर क्या करेगा, इसको लोग समझ सकते हैं। आने वाले सीजीआई भी उसी परंपरा से आते हैं, कॉलेजियम का वो भी बचाव करेंगे। अब वो कितने भाषण देंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने भी पिछले दिनों जो भाषण दिए हैं या फिर अपने फैसलों के दौरान जो टिप्पणियां की हैं, उससे भी संकेत बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। भारत के संविधान ने जो जनता को संप्रभु बनाया है, हमें अपनी संप्रभुता दिखानी ही पड़ेगी। हमारे देश का अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करता है, देश की एकता अखंडता का सम्मान सही तरीके से नहीं करता है, चाहे वो उसके बचाव में कोई भी कुतर्क क्यों ना दे, जनता को अपनी मांग उसके सामने रखनी ही चाहिए और उस पर दबाव बनाना ही चाहिए कि वो संविधान के अनुरूप न्यायोचित तरीके से काम करे, अन्यथा जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।